नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथनों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, इसे पहली बार वर्ष 1965 में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में। अगर हम एमएसपी की बात करें तो इसे किसानों को खाद्यान्न उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1965 में शुरू किया गया था। और इस कथन के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो शुरुआत है वो सरकार के द्वारा 1965 में किया गया था ताकि किसानों को खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वर्तमान में इसमें 23 फसलें शामिल हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसे शुरू में धान और गेहूं के लिए घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 23 फसलों तक बढ़ा दिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि इन 23 फसलों में 7 अनाज हैं, उसी तरीके से 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल एमएसपी के तहत 23 फसलों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारत में दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान नहीं किया जाता। हमने अभी अभी देखा कि जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है उसमें जो है 5 प्रकार की दालें भी शामिल हैं, जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल शामिल है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि दालों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, एमिड फार्म प्रोटेस्ट गवर्नमेंट मूव्ड फ्रॉम नो टू रिटर्न एश्योरेंस, जहां पर एमएसपी को लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथनों का चुनाव करें। यहाँ पर पहला कथन है, यह विषाणुओं का एक समूह है जो गैस्ट्रोएंटराइटिस संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नोरो वायरस की। अगर हम नोरो वायरस की बात करें तो नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है और यह वायरस कैलेसीविरिडी परिवार से संबंधित है, जो मुख्य रूप से तीव्र गैस्ट्रोएंटराइटिस का कारण बनते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस वायरस के कारण पेट और आंतों में सूजन हो जाता है, पेटों में दर्द होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। इस वायरस के कारण पेट की कई बीमारियां होती हैं, जैसे दस्त, उल्टी, आंतों का सूजन इत्यादि। तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, नोरो वायरस कई कीटाणुनाशकों के प्रति प्रतिरोधी है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जीवित रह सकता है। अगर हम नोरो वायरस की बात करें तो इस वायरस को पहले नॉर्वक वायरस कहा जाता था और ये नाम इसके नॉर्वक स्ट्रेन के नाम पर रखा गया था, जिसके कारण 1968 में ओहियो के नॉर्वॉक एक जगह का नाम है जो कि ओहियो में स्थित है, और वहां के स्कूल में इस वायरस के कारण बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रकोप हुआ था और इसी के कारण नोरो वायरस को शुरुआत में नॉर्वॉक वायरस कहा जाता था। अगर हम इस वायरस की बात करें तो कहा जाता है कि नोरो वायरस 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी और कई कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधी है। नतीजतन अगर आप खाना को केवल गर्म करते हैं या पानी को क्लोरीनेट करते हैं तो उससे यह वायरस नहीं मर सकता, जिसके कारण यह बहुत ही तेजी से फैलता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को।
तीसरा कथन है वायरस कई सामान्य हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी बिल्कुल सही है। यह वायरस आम हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो नोरो वायरस के संदर्भ में यहाँ पर जो तीनों कथन है वो तीनों के तीनों सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोरो वायरस को लेकर के, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जहाँ पर नोरो वायरस के जो केसेस मिले हैं त्रिशूर में उसको लेकर के चर्चा किया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स में से 54 स्टूडेंट और 3 वर्कर को जो है नोरो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी पुष्टि अभी तक कर दी गई है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह जो वायरस है वह खाने और पीने के पानी के कारण फैला है। और इसी न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इस वायरस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको यहाँ पर दी हैं उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रसिद्ध येलागिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना। आपको ध्यान में रखना है कि येलागिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जहां पर कहा गया है कि येलागिरी हिल्स इन तमिलनाडु ऑफ लिमिट्स फॉर अनवैक्सीनेटेड विजिटर्स। तो यहाँ पर येलागिरी हिल्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होगा, वही यहाँ पर जा सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ध्यान रखिएगा। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सही कथनों का चुनाव करना है। यहाँ पर पहला कथन है DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक स्थापित करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है DCGI की यानी कि भारत के औषधि महानियंत्रक की। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO का प्रमुख होते हैं। और CDSCO भारत में केंद्रीय दवा प्राधिकरण है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्था है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए यह संस्था बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जिसमें दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता का जांच करना, नैदानिक परीक्षण का संचालन करना, ड्रग्स का अप्रूवल भी इसमें शामिल है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है DCGI चिकित्सा और दवा उपकरणों को भी नियंत्रित करता है। तो हमने यहाँ पर उसके कार्यों को देखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कार्यों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विदेशी निर्माताओं का पंजीकरण, उसको भी यह कंट्रोल करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है DCGI राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतिनियुक्त औषधि विश्लेषकों के प्रशिक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यह औषधि नियंत्रण प्रयोगशालाओं को भी नियंत्रित करता है और जो भी औषधि विश्लेषक होते हैं उनके प्रशिक्षण को भी इसी के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन हैं वह सभी सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के औषधि महानियंत्रण को लेकर के यहाँ पर बातें कही गई हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसमें कहा गया है पैनल 6 मोर डाटा ऑन कोवोवैक्स। तो आप सभी जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नए कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवोवैक्स, उसके इमरजेंसी यूज के लिए सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी से परमिशन मांगा गया था। लेकिन यहाँ पर CDSCO के द्वारा
कुछ और जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांगी गई है और इसी न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो डीसीजीआई के जो पावर होते हैं या फिर सीडीएससीओ का जो कार्य होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी यह लगातार न्यूज में बना हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उद्यान पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है एनजीटी लेविस ₹2 करोड़ फाइन ऑन जेएसपीएल फॉर एल्टरिंग कोर्स ऑफ वाटर चैनल। तो यहां पर एनजीटी के द्वारा यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जेएसपीएल यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगाया गया है। और यहां पर जिस तरीके से जेएसपीएल के द्वारा गंदा पानी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो छोड़ा गया है उसी मामले में यहां पर एनजीटी के द्वारा जेएसपीएल पर यह फाइन लगाया गया है। अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक विशेष निकाय है जिसका गठन एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया था और ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश है जिसने कि अपने देश में पर्यावरण की समस्याओं को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कुल 5 स्थान हैं, यानी कि 5 जगहों पर इसकी सिटिंग होती है जो इस प्रकार से हैं: भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, जिनमें से नई दिल्ली बैठने का प्रमुख स्थान है। अगर हम एनजीटी के संरचना की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि एनजीटी में एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा इसमें न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एनजीटी में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर एनजीटी क्या है और किस तरह के कार्य एनजीटी के द्वारा किए जाते हैं। तो जिस तरीके से पर्यावरण संबंधी मुद्दों को बहुत ही जल्द सुलझाने की जरूरत पड़ती है, उसी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था ताकि ऐसे मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन टॉपिक्स और क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूरी से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।